हेलो एवरीबॉडी, आई एम पंकज सीमा एंड यू आर वाचिंग लीगल बाइट्स। आज हम इस वीडियो में सेक्शन 34 से लेकर 39 तक पढ़ेंगे। ये जो सेक्शंस है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं कुछ, उनकी रेलेवेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो रेलेवेंसी वाला चैप्टर चल रहा है हमारा 5 से लेकर 55 तक। रेलेवेंसी क्या होती है मैंने प्रीवियस हर वीडियो में बताता हूँ। तो रेलेवेंसी क्या होता है कि कनेक्टेड, कोई चीज़ रेलेवेंट कैसे कनेक्टेड है, किसी फैक्ट इश्यू से या केस से कनेक्टेड कैसे है। अगर वो कनेक्टेड है तो सेक्शन 5 क्या बोलता है कि आप उन्हीं चीज़ का एविडेंस दे सकते हो जो कनेक्टेड है, मतलब रेलेवेंट है या फैक्ट इन इश्यू है। अदरवाइज आप किसी चीज़ का नहीं दे सकते। तो अब यहाँ पे कनेक्टेड कैसे हैं, तो हम पढ़ेंगे कनेक्टेड कैसे हैं और इनका एविडेंस कैसे दिया जाता है। तो अगर 34 से लेकर 38 तक है स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसिस, जो स्टेटमेंट स्पेशल सर्कमस्टांसिस में दी जाती हैं। अब वो कौन से हैं। सेक्शन 34 बोलता है एंट्रीज इन बुक ऑफ अकाउंट। अब एंट्रीज हैं बुक ऑफ अकाउंट के अंदर है। बुक ऑफ अकाउंट क्या होता है, बही खाता। ठीक है। कि कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए क्या होता है कि कोई अकाउंट्स की बुक बनाते हैं ना जो ये लोग, ट्रांजेक्शन भी क्या क्या हुआ, मैंने कितना सामान बेच दिया, किसको उधार पे दिया, किसका कैश का लिया। तो ये सारी चीज़ मतलब हर छोटा से छोटा दुकानदार और एक बड़ी से बड़े कंपनियां सब कहते हैं बुक ऑफ अकाउंट अपनी बनाती हैं। ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको बही खाता। इंक्लूडिंग दोस्त मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। तो अब जनरली क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या आजकल जो नॉर्मल स्टोर्स में हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर रहे हैं इसको, क्योंकि ईजिली होता है स्टोर करना इसको और एक्सेसिबल होता है कहीं से भी कहीं तक। ठीक है। रेगुलरली केप्ट इन कोर्स ऑफ बिजनेस, रेगुलर उसको केप्ट कर रहा है, उसको ये नहीं भी कहते हैं आज बना दिया, हाँ अभी अब एंट्री कर दी फिर 10 साल बाद करी, नहीं जनरली करनी है। ये नहीं है कि ऑन द स्पॉट एंट्री करी, जैसे बेचा साथ साथ एंट्री करनी है, ये ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, डिपेंड करता है केस टू केस। पर ये रेगुलरली होनी चाहिए, केप्ट करी होनी चाहिए। ठीक है। आर रेलिवेंट वेन एवर दे रेफर टू मैटर इन टू विच द कोर्ट हैज़ टू इंक्वायर। तो अब ये रेलिवेंट है। तो देखो अब क्या है ना, हमने कुछ ऐसी मिलती जुलती एंट्री से रिलेटेड है ना एक चीज, सेक्शन 21 पढ़ा था। सेक्शन 21 क्या था, एडमिशन से रिलेटेड वो है कि सेल्फ सर्विंग एडमिशन है ना, कि वो रेलेवेंट नहीं है पर अपने अगेंस्ट दिया हुआ रेलेवेंट है। तो जहाँ पे कहते हैं अपने अगेंस्ट एडमिशन है, कोई एंट्री करी हुई है तो रेलेवेंट हो जाएगी। अब वो कैसे होगी, मैंने केस कर दिया एक्स के ऊपर, सर इसने मेरे पैसे नहीं दिए। ठीक है। अगर एक्स के पास मेरी बुक ऑफ अकाउंट आ गई, ठीक है, बही खाता आ गया उसके पास किसी भी सोर्स के थ्रू, तो कहेगा सर देखो इसने क्या लिखा हुआ है कि पेड, इसने पैसे, मैंने पैसे दे दिए हैं। तो क्या होगी, वो सेक्शन 21 में रेलिवेंट हो जाएगी। पर यहाँ पे क्या है कि ये किस बारे में बात करती है, एक एक्सेप्शन है उस चीज़ की। और ये किस बारे में बात करती है, जब आपके अगेंस्ट हो, नहीं आपके फेवर में हो जब एंट्री। फॉर एग्जाम्पल अब यही कर रहा हूँ, सर इसने मेरे पैसे नहीं दिए, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब मैं इसमें अपनी अपनी बही खाते की बुक दिखाऊंगा, सर देखो इसने ना पैसे ही नहीं दिए, देखो इसमें मैंने लिखा हुआ है उधार पे दिया हुआ है। ठीक है ना। तो ये चीज़ 34 में आएगी। अगर अगेंस्ट है वो आपके, ठीक है, अगर वो एडमिशन और आपके अगेंस्ट तो 21 में आएगा। और सेल्फ सर्विंग एडमिशन है तो कहते हैं 34 में आएगा। ठीक। तो ये जो सेक्शन है ना दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट होता था क्या चीज़ रेलेवेंट है, दूसरा पार्ट होता था कि उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, वो नेगेटिव पार्ट है। तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, बट सच स्टेटमेंट शैल नॉट अलोन बी सफिशिएंट एविडेंस टू चार्ज एनी पर्सन विद लाइबिलिटी। इस आपने एक बुक में लिख दिया तो ये सफिशिएंट नहीं है। ठीक है। तो आप इसकी क्या है कि एविडेंशियरी वैल्यू बिल्कुल नील टाइप है, बस एक कोरबरेटिव एविडेंस वैल्यू है इसकी। ये नहीं है कि आप इसके बेस पे ही कर दोगे। अगर ऐसा होने लग गया तो ये सेक्शन ही इस बेस के प्रिंसिपल पे है। अगर ऐसा होने लग गया तो लोग क्या करेंगे, एंट्रीज बनाएंगे अपनी बुक ऑफ अकाउंट में जानबूझ के, ताकि दूसरे को इम्प्लीकेट किया जाए, कल को उस पर केस करके उससे पैसे लिए जाएं। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए इसमें सेफ गार्ड भी दे दिया। ठीक है। रेलिवेंट बना दिया, कनेक्टेड है वो चीज़, उसका आप एविडेंस दे सकते हो, पर उसकी वैल्यू क्या है, कोरबरेटिव वैल्यू, उसकी वैल्यू बिल्कुल थोड़ी है। ठीक है। अब बात आती है कि इसमें हमने देखा बुक ऑफ अकाउंट्स। बुक ऑफ अकाउंट तो मैंने बता दिया बही खाता की, जो कहते हैं जो बुक्स या जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं बिजनेस को मेंटेन करते वक्त, ठीक है ना, उनकी ट्रांजेक्शन वगैरह लिखी जाती है। पर बुक्स क्या होती हैं, देखो इन दोनों चीज़ का ना हमें क्या लेना पड़ेगा ना, कोई स्पेशल कहीं दिया तो नहीं है, कोई डेफिनेशन क्लोज में कुछ नहीं है, तो इसका हम डिक्शनरी मीनिंग लेंगे इनका। बुक्स क्या होती है, वही बहुत सारे पेजेस, ठीक है, प्रिंटेड हैं या ब्लैंक हैं, कुछ भी है, उनको क्या करा अभी चाहे तो फैसिनेट कर दिया या उसको बाउंड कर दिया। ठीक है। अच्छा, तो वो चीज़ क्या होगी, बुक होगी। अगर ये लूज शीट्स वगैरह होती है ना, बुक नहीं होगी। तो इसके ऊपर एक केस है CBI वर्सेस VC शुक्ला। अब ये जैन हवाला केस डेयरी का केस बोलते हैं इसको, जैन हवाला केस डेयरी केस। ठीक है।
इस अब हवाला क्या होता है कि आपने रजनीकांत की एक मूवी देखी होगी शिवाजी द बोस, उसमें कैसे बाहर से पैसे आते हैं, ठीक है, इलीगली तरीके से, तो ये ब्लैक मार्केट के थ्रू, तो वो चीज़ होता है हवाला, कि जो ब्लैक का मनी होता है वो अलग अलग सोर्सेज से थोड़ा थोड़ा करके दूसरी दूसरी जगहों से, मतलब आउट ऑफ कंट्रीज दूसरी कंट्री में जाता है, उसको हवाला कहते हैं, ठीक है, मतलब इस कंट्री से दूसरी कंट्री में गए तो हवाला हो गया। अब बात क्या होती है कि उस केस में क्या हुआ था कि एक एस के जैन नाम का पर्सन था, उसकी एक डायरी मिली सीबीआई ने जब उसके घर रेड करी, और कुछ पेजेस मिले, और उस डायरी में क्या इम्प्लीकेट करा हुआ था कि राजीव गांधी हो गए हमारे एक्स पीएम थे, और कुछ टॉप मोस्ट पॉलिटिशियन थे जो कहते हैं कंट्री के, उन सबको इम्प्लीकेट किया हुआ था। उसने बोला हुआ था कि मैंने इनको ना इतने लाख की ब्राइबरी दी, किसी को 40 की, किसी को 10 लाख की, ऐसे ब्राइबरी दी मैंने, ठीक है। अब कोर्ट के सामने ये आ गई, एंट्रीज आ गई और डायरी आ गई, सब कुछ आ गया, तो बोलते जो ये डायरीज है ना प्रॉपर, ठीक है, जो स्पाइरल भी है, तो ये तो कहते हैं बुक्स को हम मान लेंगे, ठीक है, बुक ऑफ अकाउंट होगी ये। और जो कहते हैं ये सिंपल फाइल्स वाले जो नॉर्मल पेज है ना, जो खाली पड़े हैं ये सारी चीज़, बोलते ये बुक्स नहीं है, तो बुक ऑफ अकाउंट तो है नहीं, तो इसको तो रिजेक्ट कर दिया। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि जो ये डायरी चलो हमने एडमिट तो कर ली, पर इसके अंदर जो एंट्री दी हो कि मैंने राजीव गांधी को इतने पैसे दिए, पर उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें ना कोई डेट नहीं लिखी हुई, ना उसको सपोर्ट करने के लिए ट्रांजेक्शन थी, बोलते रेलिवेंट नहीं है ये, क्योंकि ना डेट है ना कुछ है, रेगुलरली कैप्ट ही नहीं करी है कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन में, बिजनेस में इन्होंने रेगुलरली तरीके से इसने कैप्ट नहीं करा हुआ, तो ये वहाँ पे रिजेक्ट हो गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये वाला जो केस है ना, हमने एडमिशन और कन्फेशन वाली वीडियोज़ में भी देखा हुआ, ये बताता है, ये लैंडमार्क केस है, इसको जरूर देख लेना, मेंस में लिखने के लिए बड़ा काम आएगा, कि ये बताता है कि कन्फेशन और एडमिशन में क्या फ़र्क है। जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कन्फेशन और एडमिशन में फ़र्क ये है कि अगर कोई भी चीज़ है ना, अगर मैंने बोली, अगर उसके बेस पे मेरे को कन्विक्ट किया जा सकता है ना, वो तो है कन्फेशन, ठीक है। अगर उसके बेस पे कन्विक्ट नहीं किया जा सकता पर मेरे खिलाफ छोटा मोटा एक्शन लिया जा सकता है, वो है एडमिशन, ठीक है। अब आते हैं हम अपने इसकी एविडेंशियरी वैल्यू मैंने बता दिया कोरोबरेटिव है, इसके सोल बेसिस पे हम कहते हैं कन्विक्ट नहीं कर सकते। अब आते हैं हम सेक्शन 35 पे। एक बार एक चीज़ हो रहा है, ये जो सेक्शन 34 है ना, एक्सेप्शन टू हियर से भी है, ठीक है, प्री में क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन से एक्सेप्शन है, तो सेक्शन 34 भी कहते हैं हियर, एक्सेप्शन टू हियर से है। अब आते हैं हम सेक्शन 35 में, रेलेवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ए ड्यूटी। अब क्या है कि वो सारी स्टेटमेंट जो कहते हैं पब्लिक रिकॉर्ड में है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड करी हुई है पर वो पब्लिक है, ठीक है, वो किसी पब्लिक ऑफिसर ने या पर्सन को जिसके ऊपर है ना एक ड्यूटी एंजॉइन करी हुई है लॉ के द्वारा, ठीक है, वो भी रेलेवेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्यों है ये सेक्शन का, अगर हम मेन रीज़न देखें हम, इसमें रीज़न ये है कि कहीं ना जो पब्लिक ऑफिसर है उसको एक पब्लिक ड्यूटी दी हुई है, और वो पब्लिक ड्यूटी क्या है कि वो है कि लोगों की भलाई के लिए, पब्लिक की सेवा के लिए, ठीक है ना, फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। तो वो जब भी कुछ भी एक इतनी अच्छी ड्यूटी दी हुई है उसको, पब्लिक की ड्यूटी, पब्लिक सर्वेंट है वो, तो जब भी कुछ भी करेगा ना, एक प्रिजम्पशन है, एक स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन कि वो सच्चाई जान के ही करेगा, और उसका किसी भी पर्सन से, क्योंकि पब्लिक का सर्वेंट है, जनरल पब्लिक का सर्वेंट है, हमने कहते हैं इसकी डेफिनेशन आईपीसी में पढ़ी थी, ठीक है, तो किसी के खिलाफ कोई ग्रजिस नहीं है उसकी, तो कोई फॉल्स एंट्री नहीं करेगा वो, तो इस प्रिजम्पशन पे बेस्ड है। अगर हम देखें, अगर कभी पब्लिक डॉक्यूमेंट से एप्रिसिएशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास मेंस में या आपके कहते हैं लो वाले एग्जाम्स में, तो आप उसमें सेक्शन 35, 65E, 63 क्लोज 1, 74, 76 एंड 77 ये जरूर करना, और इनको ना बेयर एक्ट के साइड में लिख लो इन चीज़ों को, और साथ में इसको जब भी रीड करेंगे ना, सेक्शन 75 और 81 के साथ जरूर रीड करना है इसको, तो ये भी बेयर एक्ट के साइड में लिख लो आप, सेक्शन के साइड में। अब आती है कि इसमें है क्या, एन एंट्री इन पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक रजिस्टर और बाय अ पब्लिक सर्वेंट और इलेक्ट रिकॉर्ड और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड स्टेटिंग अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। तो पहला इसका इंग्रेडिएंट क्या है कि एक एंट्री होनी चाहिए पब्लिक रिकॉर्ड में या पब्लिक ऑफिशियल बुक में, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो चाहे नॉर्मल हो, ठीक है। दूसरा क्या है कि वो स्टेट क्या कर रहे हैं, एक रेलेवेंट फैक्ट स्टेट कर रहे हैं, फैक्ट इन इशू स्टेट कर रहे हैं। रेलेवेंट फैक्ट क्या हो गया, जो कनेक्टेड हो गया, फैक्ट इन इशू जो मेन मुद्दा ही वही है, ठीक। अब उसके बारे में कुछ ऐसी स्टेटमेंट एक पब्लिक रिकॉर्ड में पड़ी है, फॉर एग्जांपल जस्टिस जे एक्ट है, ठीक है ना, जुवेनाइल एक्ट है जो जस्टिस जुवेनाइल एक्ट, तो उसमें क्या होता है कि 18 ईयर्स का बच्चा, नीचे वाला बच्चा डेल्ट होता है, तो हमेशा क्या होता है कि एक फैक्ट इन इशू होता है कि 18 साल से नीचे है कि नहीं है, तो फैक्ट इन इशू का कहीं ना कहीं अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसमें लिया हुआ है तो पब्लिक रिकॉर्ड हो गया, उसमें उससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, तो वो चीज़ भी आ जाएगी।
अच्छा, फिर स्टेटिंग अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। अब थर्ड इंग्रेडिएंट देखो, मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। पब्लिक सर्वेंट ने कहीं भी कोई एंट्री कर दी, वो नहीं होगी जब उसने डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, जो डिस्चार्ज कर रहा था ना अपनी ड्यूटी, तब करी थी उसने। और बाय एनी अदर पर्सन, कोई और पर्सन है जो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, इन परफॉर्मेंस ऑफ ए ड्यूटी स्पेशली एंजॉइंड बाय लॉ ऑफ द कंट्री इन विच सच बुक रजिस्टर और रिकॉर्ड इज केप्ट इज रेलिवेंट इज ए रेलिवेंट फैक्ट। अब क्या है कि अगर उसने क्या करा, कोई पर्सन है, उसको ड्यूटी तो नहीं दी हुई पर्टिकुलर, पब्लिक सर्वेंट तो नहीं है, पर एक और आम पर्सन है, पर उसको एक ड्यूटी दे दी एक लॉ के द्वारा, ठीक है, ये आपने सही एंट्री करनी है। फॉर एग्जांपल ये जो आते हैं आधार कार्ड वाले, इनको एक स्पेसिफिकली एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी दे दी कि आपने ऐसे ऐसे सारी एंट्रीज करनी है, तो वो लोग भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है कि जो वो स्टेटमेंट है वो भी एक रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगी, वो भी क्या होगा, उसका भी आप एविडेंस दे सकते हो, ठीक है। आप कहते हैं पब्लिक रिकॉर्ड दिखा सकते हो, सर ये देखो इसमें ये चीज़ फैक्ट इन इशू से या रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड है, और क्योंकि ये भी रेलिवेंट फैक्ट है तो हम इसका वो दे सकते हैं। तो जो पब्लिक रिकॉर्ड्स होते हैं, तो इसमें कहते हैं ओरिजिनल प्रोड्यूस करना जरूरी नहीं होता हर केस में, तो वहाँ पे आप सर्टिफाइड कॉपी भी दे सकते हो। तभी ये जो सेक्शन 76 है, 77 है, सारे इससे रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। अब क्या है कि इसके तीनों इंग्रेडिएंट देख लिए हमने, अब ये कहाँ कहाँ पे रेलेवेंट होगा। अब जैसे मैंने सीधा बता दिया कि जे एक्ट के लिए हम 18 साल की एज प्रूव करने के लिए, वो उससे एज प्रूव करने के लिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आ गया हमारा, ठीक है, 10th की मार्कशीट आ गई। पर हाँ, जहाँ स्कूल का सर्टिफिकेट है, नॉर्मल स्कूल का सर्टिफिकेट है, वो नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर है ना, जब भी कोई हेड मास्टर, ये मास्टर्स होते हैं, ठीक है, स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, इनके ऊपर कोई स्पेशली ड्यूटी नहीं एनफोर्स करी होती इस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है, तो वो उस चीज़ एक्ट में रेलिवेंट नहीं होगी, सेक्शन 35 में रेलिवेंट नहीं होगी। अब जो कहते हैं ये लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, ये भी रेलिवेंट होते हैं, पर जहाँ लैंड रिकॉर्ड सिर्फ कहते हैं जो पोजेशन वाले होते हैं, कि ये जो पटवारी एंट्रियाँ करता है वो मियर पोजेशन के बारे में बात करता है, ठीक है, एक प्रिजम्पशन ऑफ पोजेशन दिखाता है कि ये किसके ऊपर, किसके पास पोजेशन होगी, वो चीज़ रेलिवेंट नहीं होगी ओनरशिप प्रूव करने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, जो गाँव में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ अपना इस चीज़ पे फोकस करते हैं, हमारे पास पोजेशन है और हम इसके ऊपर अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनको ये नहीं मतलब कहते हैं कागजों में क्या लिखा है, वो तो ये समझते हैं हमारी प्रॉपर्टी है। बाई चांस पटवारी कभी फ्रॉड कर दे तो इसलिए कहते हैं सिर्फ मियर प्रिजम्पशन ऑफ पोजेशन आ जाएगी, ठीक है, वो पूरी रेलिवेंट नहीं है कि ओनरशिप को प्रूव करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 36, रेलेवेंसी ऑफ ए स्टेटमेंट इन मैप्स, चार्ट्स और प्लान। जहाँ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन इशू, जो मेन फैक्ट इन इशू से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट है या रेलेवेंट फैक्ट, ठीक है, मेड इन पब्लिश्ड मैप, ऐसा मैप है जो पब्लिश कर रखा है, ठीक है, और चार्ट्स, कोई चार्ट्स वगैरह जो पब्लिश करे हुए हैं, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ट्रेन आने का चार्ट है, कुछ भी मतलब जो पब्लिश किए हुए हैं, जर्नल ऑफर्ड फॉर पब्लिक सेल, पब्लिक सेल के लिए ऑफर किए हुए हैं वो चीज़, ये भी बना के बस रखे हुए हैं अलग से, और इन मैप्स और प्लान मेड अंडर अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई मैप या प्लान बना के, ठीक है, या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एज टू मैटर यूजली रिप्रेजेंटेड और स्टेटेड इन सच मैप और चार्ट्स आर रेलिवेंट फैक्ट। अब यूजली क्या है कि अब जैसे बाउंड्री से रिलेटेड चार्ट है, तो उसमें मैप है कोई, तो उसमें कोई और चीज़ अलग सी डाल दी, वो चीज़ नहीं होगी, सिर्फ उससे रिलेटेड जो मैप बनाया है वो चीज़ रेलिवेंट होगी यहाँ पे। तो बोलते हैं आप वो भी एक रेलिवेंट फैक्ट है, आप उसका भी एविडेंस दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट, क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट ने एक मैप बना रखा है एक गाँव का, ठीक है, उसमें बता रखा है कि पब्लिक वे है। अब वो कभी बना ही नहीं पब्लिक वे, पर मतलब स्पेशल बस लोग वहाँ से चल के तो जाते थे, और एक रोड तो बना दिया वो, पर उसको पक्का नहीं करा, तो एक आदमी ने क्या करा, उस पर घर बना लिया बीच में। तो जो भी इफेक्टेड पार्टी है, जो लोग हैं वहाँ पे, जनरल पब्लिक, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल कर दिया, ठीक है, अच्छा, कि उन्होंने फाइल कर दिया सूट और बोला भी सर ये कहते हैं पब्लिक वे है, इसने गलत लैंड बना रखा है। तो बोलते अभी क्या सबूत है, तो बोलते ये चीज़ हो गया कि कहते हैं ये वाला जो मैप है ना दिखा दे, देखो सर गवर्नमेंट ने डिमार्क कर रखा है, तो आप देख लो कि कहते हैं पब्लिक वे ही होगा, ये एक रेलिवेंट फैक्ट होएगा, फिर वो इधर से अपने एविडेंस प्रूव करेगा, तो वो चीज़ एडमिसिबल हो जाएगी, ठीक है। अब है अपना इसको जब पढ़ो आप सेक्शन 83 एंड 87 के साथ जरूर पढ़ना, बेयर एक्ट की साइड में जरूर लिखना है चीज़ें, ठीक है। 83 प्रिजम्पशन बताता है इन चीज़ें भी ये सही होंगे, ठीक है। 87 जो बुक्स वगैरह की इनकी बात करता है कि ये ठीक तरह के जिस आदमी ने बनाए होंगे ना, जो प्राइवेट की बात कर रहा है, जिस आदमी ने बनाए होंगे सही टाइम पे और उसी आदमी के द्वारा ही बनाए होंगे, उसी पर्सन के द्वारा बनाए गए होंगे। अब आते हैं हम सेक्शन 37।
37 क्या बोलता है, रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू फैक्ट ऑफ ए पब्लिक नेचर कंटेंड इन सर्टेन एक्ट और नोटिफिकेशन। अभी एक्ट और नोटिफिकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, गैजेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो उनमें कोई स्टेटमेंट दी है क्या वो भी रेलिवेंट होगी। तो ये बोलता है व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ एन फैक्ट, ठीक है, कोई फैक्ट के लिए उसको कोई ओपिनियन बनानी है। ओपिनियन एविडेंस हम सोचेंगे हाँ 45, ठीक है ना, एक्सपर्ट ओपिनियन, तो वहाँ पे ओपिनियन रेलिवेंट होती है। ऑफ ए पब्लिक नेचर, वो पब्लिक नेचर है मतलब लोगों से डील कर रही है, ठीक है। एनी स्टेटमेंट ऑफ इट, कोई भी स्टेटमेंट उससे रिलेटेड, ठीक है, मेड इन ए रिसाइटल कंटेंट इन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, और उससे क्या हो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से उससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट है ऑफ ए यूनाइटेड किंगडम। अब यूके की भी हम वो कर रहे हैं इसमें, ठीक है। अब ये क्या है कि हमने लॉज इनसे लिए और हमारे इनके साथ है ना कॉमनवेल्थ कंट्रीज होगी हम, ठीक है। तो हम क्या है कि हमारा एक रिलेशन है इनके साथ, तो इनकी चीज़ें भी हम रेलिवेंट मान लेते हैं, हम मानते हैं ट्रू होगा क्योंकि इनके साथ हमने डील करा है। अच्छा, और in any central act, provisional act or state act or in a government notification or notification by the crown representative appearing in the official gazette or in any printed paper purporting to be a London gazette or the government gazette of a dominion colony possession of his majesty इज रेलिवेंट फैक्ट, वो भी एक रेलिवेंट फैक्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल कोई ऑफिशियल गैजेट वगैरह में ये चीज़ आ गई, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है सर, ये अब पुरानी ये प्रॉपर्टी है, ये कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक कह रहा है सर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उस गैजेट में लिखा हुआ है कि कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वो चीज़ भी अगर उस कहते हैं किसी एक्ट में उस चीज़ के बारे में लिया हुआ है, वर्णन किया हुआ है, तो उस चीज़ का वो भी एक रेलिवेंट फैक्ट हम दिखा सकते हैं। कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है पर एक रेलिवेंट फैक्ट है। अभी की जो गैजेट वगैरह में, ऑफिशियल गैजेट में कोई चीज़ रिलीज हो जाती है ना, तो हम इसको एक बेस्ट एविडेंस मानते हैं बाकी चीज़ों के कंपैरिजन, क्योंकि क्या होता है कि हम मानते हैं कि पूरी जनरली पूरी वर्ल्ड को पता चल गया इस चीज़ का, पूरी दुनिया को पता चल गया कि जैसे हमने ऑफिशियल गैजेट में रिलीज कर दी चीज़, ठीक है। किसी को ऑब्जेक्शन होगी उठाएगा, पर ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, ठीक है। हाँ, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है इन द आई ऑफ लॉ। अब हमारा सेक्शन 38 क्या बोलता है, रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू एनी लॉ कंटेंट इन लॉ बुक्स। इसको पढ़ना हमने सेक्शन 84 के साथ। अब क्या है कि ओपिनियन एज टू लॉ बनानी है, ठीक है, लॉ किस कंट्री का। अब इस सेम कंट्री होगा तो हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि हमारे जजेस को पता होगा, ठीक है। तो इसके लिए वो कहते हैं ये नहीं, स्पेशल ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट लेनी पड़ेगी, जो सेक्शन 45 में हमने देखा, अभी आगे देखेंगे। तो सेक्शन 45 में क्या दिया हुआ है कि ओपिनियन एज टू फॉरेन लॉ, ठीक है। अपनी कंट्री के लिए तो भाई कोई जरूरत नहीं है, हम तो सीधा डायरेक्ट दिखानी है और हम मानते हैं जज को लॉ पता होगा, और ना भी पता हो तो उसका कहते हैं नोटिस ले सकता है वो। व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू लॉ ऑफ एनी कंट्री, अपनी कंट्री की बात नहीं है, एनी स्टेटमेंट ऑफ सच लॉ कंटेंड इन अ बुक, ठीक है। अब कोई बुक में ऐसी स्टेटमेंट दी है उससे रिलेटेड, परपोर्टिंग टू बी प्रिंटेड, अब ये नहीं कोई भी आम बुक में, जो प्रिंटेड है, पब्लिश है अंडर द अथॉरिटी ऑफ दैट गवर्नमेंट, जिस कंट्री की हमने लेनी है, ठीक है, ऑफ सच कंट्री, एंड to contain such law and any report ruling of the court of such country contained in a book purporting to be report of such ruling is a relevant fact। अब क्या है कि अब मेरे को हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कहते हैं इंग्लैंड के उससे लॉ के हिसाब से, अब बाई चांस कोई यहाँ पे आर्बिट्रेशन में या कैसे भी हमारे पास आ गया, ठीक है, या हम कहते हैं उससे उस समय लॉ था सर, मतलब कोई भी एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ हमें दूसरी कंट्री का लॉ रेलिवेंट है। अब ये तो नहीं हम वहाँ से कोई एक्सपर्ट ओपिनियन बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे तो बुला भी सकते हो आप, ठीक है। पर हाँ, अगर कोई सीधा इसको सीधा कोर्ट को सामने दिखा दो, सर ये इनकी बुक में, इनकी बेर एक्ट में, इनके कहते हैं जो जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स हैं, देखो ये चीज़ वहाँ पे लॉ है, ठीक है। या नॉर्मल भी जैसे सुप्रीम कोर्ट है, कई बार क्या करती है ना, जो हमारी कंट्री में लॉ नहीं है, दूसरी कंट्री के लॉज को भी हम देखते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है, तो वहाँ चीज़ पे भी इस चीज़ को हम रेलिवेंट है, आप इसका भी एविडेंस दे सकते हो। किसके थ्रू? सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू, हम एक्सपर्ट बुलाने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट सेक्शन हमारा सेक्शन 39, ये बताता है कि कितनी स्टेटमेंट दो। अब ये मोटा मोटा ये कहता है कि अगर बाई चांस एक बहुत बल्कि डॉक्यूमेंट आपके पास, उसमें से सिर्फ इतनी बात रेलेवेंट है, उसमें से एक पेज रेलेवेंट है जो पूरे केस को समझा देगा, तो आप पूरी बल्कि बुक एविडेंस में मत दो। क्यों? इससे क्या होगा, इससे एक तो वेस्टेज ऑफ टाइम होएगा, ठीक है। दूसरा, केस की फाइल पहले ही बहुत मोटी होती है और मोटी हो जाएगी, तो जो अगला ऑफिसर आएगा वो नहीं पढ़ेगा उसको, ठीक है। तो और एक क्या होता है कि डिले भी होगा इसमें, वेस्टेज ऑफ टाइम के साथ डिले भी होगा, जितना पढ़ेंगे उतना कहते हैं डिले भी होगा उसमें, ठीक है। तो ये कहते हैं व्हेन अ स्टेटमेंट ऑफ एविडेंस इज गिवन फॉर्म
पार्ट ऑफ ए लॉन्गर स्टेटमेंट। कोई स्टेटमेंट है जो दी है, वो कहते हैं एक लंबी स्टेटमेंट का मतलब एक पूरा बड़ा वो बल्क है उसका है। ऑफ ए कन्वर्सेशन, लेटर्स हैं, 1000 लेटर हुआ हमारे बीच में, अभी आदान प्रदान हुए, उसमें से सिर्फ 4 लेटर्स में हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, तो भी 1000 थोड़ी दोगे, 4 ही दे दो बस, उससे काम चल जाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट हमें रेलिवेंट। और ए पार्ट ऑफ ए आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट, ठीक है। और इज कंटेंड इन ए डॉक्यूमेंट विच फॉर्म पार्ट ऑफ ए बुक, या कोई बुक का पार्ट बना हुआ वो डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो पूरी बुक क्या देने की जरूरत है, उसमें से रेलिवेंट पेज दे दो। इज कंटेंड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है। अब वो कहते हैं PDF भी हो सकते हैं बहुत बड़ी, ठीक है। और ऑफ कनेक्टेड सीरीज ऑफ लेटर पेपर, लेटर्स पेपर वाली बात होगी, ठीक है। एविडेंस शैल बी गिवन सो मच एंड नो मोर ऑफ ए स्टेटमेंट, सिर्फ उतने का दो और उससे ज़्यादा मत दो, ठीक है। अभी कन्वर्सेशन डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रेलिवेंट नहीं है। अब इसके बाद देखो, एज द कोर्ट कंसीडर नेसेसरी, जितना कोर्ट नेसेसरी कंसीडर करती है इन अ पर्टिकुलर केस, ठीक है। और किस चीज़ के लिए नेसेसरी कंसीडर करती है, टू द फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो, एंड द इफेक्ट ऑफ स्टेटमेंट। अब उसको पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए क्या नेचर है इस डॉक्यूमेंट का, ठीक है, या उसका इफेक्ट क्या है, एंड ऑफ द सर्कमस्टांस अंडर विच इट वॉज मेड, ठीक है। तो मतलब मोटा मोटा एक ही बात है इसमें कि कहते हैं पूरा बल्कि डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, उसमें से अगर जो रेलिवेंट पार्ट है उसका ही आप एविडेंस दो, फालतू देने की जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।